हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन शुभम जी में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का टॉपिक। और अपने पिछली क्लास में बात की थी वंशानुक्रम और वातावरण के बारे में, तो थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। उसके बाद में अपने अगली क्लास के अंदर, जैसे आज की ये क्लास है, इसमें अपने बात करेंगे वृद्धि और विकास की, ताकि अपने आज वाले टॉपिक में कोई दिक्कत ना आए, अच्छे से समझ में आ जाए। उससे पहले मैं 2 मिनट आपकी लेना चाहूँगा। आज महाराणा प्रताप, जो कि वीर योद्धा थे, उनकी आज पुण्यतिथि है। तो इनका जो जन्म है वो कब हुआ था? 9 मई 1540। और ये वीरगति को प्राप्त कब हुए थे? 19 जनवरी 1597। तो इनके बारे में 2 लाइनें हैं, वो आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फीका पड़ता था तेज सूरज का, फीका पड़ता था तेज सूरज का, जब तू माथा ऊंचा करता था। थी तुझमें भी कोई बात राणा, थी तुझमें भी कोई बात राणा, जो अकबर भी तुझसे डरता था। इसी के साथ इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। इसके बाद में आज अपने जो अपना टॉपिक है उसके बारे में अपने चर्चा करते हैं। इससे पहले अपने जो टॉपिक अपना हुआ है वंशानुक्रम और वातावरण। वातावरण में आपको बताया था 2 प्रकार के वातावरण थे, भौतिक और सामाजिक। भौतिक के अंदर अपने जो हमारे आसपास की जो वस्तुएं हैं, जैसे खेत हो गए, पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, ये चीज़ें आती है भौतिक वातावरण के अंदर। और इसके अलावा जो सामाजिक वातावरण है, सामाजिक वातावरण में जैसे मनुष्य हो गया, पशु हो गया, तो जो संजीव है वो अपने सामाजिक वातावरण के अंदर आती है, जो अपने को प्रभावित करती है। इसके बाद में अपना आज टॉपिक है वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो अपने शारीरिक शिक्षा के अंदर भी काम आता है और मनोविज्ञान के अंदर भी काम आता है। मनोविज्ञान के जैसे 2 शाखा है, शिक्षा मनोविज्ञान और खेल मनोविज्ञान। इन दोनों के अंदर अपने को ये काम आएगा, तो इसको अपने अच्छे से करते हैं। वृद्धि की अपने बात करें तो वृद्धि क्या है? वृद्धि है जो शरीर की ऊंचाई, भार, आकार, मांसपेशियों का बढ़ना, अर्थात मांसपेशियों की आकृति में वृद्धि या मस्तिष्क का बढ़ना, ये किस चीज़ के अंदर आता है? ये अपने वृद्धि के अंदर आता है। और विकास क्या होता है? विकास होता है शारीरिक तथा मानसिक क्षमता व योग्यता में उन्नति। जो खिलाड़ी या व्यक्ति की शारीरिक और मानसिक क्षमता है, जो उसकी योग्यता है, उसमें उन्नति क्या है? विकास है। वृद्धि के बारे में क्या है? शरीर और व्यवहार में किसी पहलू में होने वाले परिवर्तन। शरीर और व्यवहार में मतलब शरीर के अंदर परिवर्तन कैसे हुआ? उसकी ऊंचाई हो गई, भार हो गया, आकार हो गया और मांसपेशियों का बढ़ना हो गया। व्यवहार के अंदर मतलब जैसे उसका मस्तिष्क, जब बालक का मस्तिष्क है वो अपनी जो क्षमता है वो बढ़ाएगा, तो उसके बाद में उसके व्यवहार में धीरे धीरे परिवर्तन आता रहता है। तो ये इसके जो है परिवर्तन को अपने क्या कहते हैं? अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि कहलाती है। और ये जो वृद्धि है ये वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। जैसे अपने बात की थी कल वंशानुक्रम की, तो ये वंशानुक्रम से प्रभावित होती है। और वृद्धि की अगर अपने बात करें तो वृद्धि जो है वो एक सीमा, निश्चित
सीमा तक चलने वाली जो है वो जैविक प्रक्रिया है। निश्चित आयु, निश्चित सीमा तक चलने वाली जैविक प्रक्रिया है वो क्या है? वृद्धि है, अर्थात ग्रोथ है। उसके बाद में अपने बात करते हैं विकास की। यह बालक के शारीरिक व मानसिक परिवर्तन की गुणात्मक अवस्था है। यह मानसिक, भावनात्मक तथा बौद्धिक पक्ष से संबंधित है। अर्थात विकास क्या है? व्यक्ति का शारीरिक परिवर्तन, मानसिक परिवर्तन, इनकी जो गुणात्मक अवस्था है अर्थात मानसिक व भावनात्मक तथा बौद्धिक पक्ष से संबंधित है। तो अपने जो ये है विकास, यह वातावरण से प्रभावित होता है। अभी आपको मैंने बताया था कि अगर अपने पहले वाला जो वंशानुक्रम और वातावरण है वो अपना टॉपिक क्लियर नहीं होगा तब तक अपने को ये समझ में नहीं आएगा, और इसकी अपने चर्चा इस टॉपिक के अंदर बहुत बार करेंगे। क्योंकि अभी आपको पहले बता के आया था कि वृद्धि जो है वो वंशानुक्रम से प्रभावित होती है, ठीक है। और उसके बाद में जो विकास है वो वातावरण से प्रभावित होता है। वातावरण का भी आपको बताया था, भौतिक और सामाजिक वातावरण। और इसमें जैसे क्वेश्चन आपका आएगा तो आपसे इतना ही पूछेगा कि वंशानुक्रम से प्रभावित होने वाला तत्व है। आपको वृद्धि दे देगा, विकास दे देगा, और एक ऑप्शन आपको दे देगा कि उपरोक्त दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो उसमें आपने कौन से पे क्लिक करना है? तो आपने वृद्धि पे क्लिक करना है। इसके बाद में अपने आगे चलते हैं, विकास के प्रकार की बात करते हैं। विकास कितने प्रकार का होता है? विकास जो है वो मुख्य रूप से 4 प्रकार का होता है। परिपक्वता नंबर 1 पे है, परिपक्वता। अब परिपक्वता क्या होती है? बालक के शारीरिक व मानसिक विकास की गुणात्मक परिवर्तन की अवस्था है। मतलब जो शारीरिक और मानसिक इनमें जो परिवर्तन आता है उस परिवर्तन की अवस्था को अपने क्या कहते हैं? परिपक्वता कहते हैं। ये विकास की जो है प्रथम अवस्था है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है पीटीआई के लिए भी और 12वीं क्लास के बच्चों के लिए भी। उसके बाद में है सीखना, लर्निंग। इसकी अब आगे अपने जो साइकोलॉजी है उसके अंदर भी खूब चर्चा करेंगे। अनुभव व क्रिया करने से ज्ञान के नए कौशल की प्राप्ति। अनुभव जो अपने पास पहले से जो अपने को जानकारी है किसी चीज़ के बारे में, और क्रिया करने से ज्ञान के नए कौशल की प्राप्ति। मतलब एक तो अपने पास पहले से जानकारी है। अब जैसे मान लो आपका कोई गेम है, ठीक है, आपको उस गेम के बारे में पहले से कोई जानकारी है तो वो आपका अनुभव है। उसके बाद में क्रिया करने से मतलब जब आप उसको अब वर्तमान में उसको करके देखोगे तो उसके द्वारा उस अनुभव मतलब पहले वाली अवस्था और अब जो आपने करके देखा है, इन दोनों से जो नई स्किल बनती है उसकी प्राप्ति आपको क्या कहलाती है? सीखना कहलाती है। इसकी आगे अपने चर्चा खूब करेंगे, अलग से इसका टॉपिक है। उसके बाद में है नंबर 3, शारीरिक क्रियाशीलता का विकास। संवेग, संज्ञानात्मक तथा सृजनात्मक गुणों का विकास होता है। संवेग का आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो यही है कि जिस बच्चे ने पहले वाली क्लासें नहीं लगाई है ना, वो पहले उन क्लासों को लगा ले, उसके बाद में ही इस क्लास को लगाए, ताकि उसको टॉपिक जो है वो सारा समझ में आ जाए। अन्यथा फिर आप ये बोलोगे कि सर हमें समझ में नहीं आया, आपने क्या करवाया। तो आपको पहले मतलब जो आपका बेस क्लियर किया हुआ है पहले क्लासों में, आपको उसकी क्लास लगानी जरूरी है। उसके बाद में सामाजिक विकास, सामाजिक गुणों का गुणात्मक परिवर्तन। मतलब जो भी मनुष्य के अंदर सामाजिक गुण होते हैं, ठीक है, सामाजिक गुण मतलब जो अपने एक समाज के अंदर जितने भी प्रकार की अच्छाई वाले गुण हैं उनका परिवर्तन जो होता है। जैसे आज मान लो आप यहाँ गंगानगर रह रहे हो, ठीक है, और कल को आप मान लो बीकानेर चले गए, तो आप
का जो परिवर्तन है, कुछ गुण तो आप को बीकानेर में यही मिल रहे हैं गंगानगर वाले, और कुछ गुण जो है वो एक्स्ट्रा है, ये आपको बाहर से आ रहे हैं। तो इनका जो परिवर्तन है ना, ये जो है वो आपका सामाजिक विकास कहलाता है। और ये अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट है परिपक्वता और सामाजिक विकास विकास के अंतर्गत। और उसके बाद में ये जो अपने सीखने वाला टॉपिक है, ये अलग से ही बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। उसके बाद में अपने आगे चल चर्चा करते हैं वृद्धि व विकास को प्रभावित करने वाले कारक। मतलब कौन कौन से कारक है जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। इसमें जो सबसे पहला कारक है वो है आपका आनुवंशिकता। आनुवंशिकता मतलब वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का जैसे आपको बताया था कि बच्चे को उसके माता पिता के द्वारा जो गुण प्राप्त होते हैं, उनके अलावा जो उसके पूर्वजों से जो चीज़ें उसको प्राप्त होती है, जो भी परिवर्तन उसके अंदर पूर्वजों के द्वारा होते हैं, शारीरिक व आनुवंशिक गुण जो प्राप्त होते हैं, उन्हें अपने आनुवंशिकता या वंशानुक्रम कहते हैं। तो इससे वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होता है। क्योंकि मान लो कि जो बच्चे के पूर्वज है, ठीक है, इनकी जो वृद्धि है, कभी क्या होता है कि जो पिता होता है, ठीक है, पिता की जो लंबाई है वो मान के चलो आप 6 फीट है। और उसके बाद में अगर अपने बात करें माता की, माता की लंबाई है 4 फुट 9 इंच। तो इसमें जो बच्चे की वृद्धि प्रभावित होगी ना, वो किस तरीके से होगी कि अब कई बार तो मतलब ये होता है कि ये डायरेक्ट इस तरीके से 6 फुट की हाइट को भी क्रॉस कर जाता है। तो उसमें मतलब जो पिता के गुण होते हैं, शारीरिक व मानसिक गुण होते हैं, वो पिता वाले आ जाते हैं। और कई बार क्या है, बच्चे के अंदर माता के जो गुण आते हैं, तो ये 4 फुट 9 इंच या 5 फुट के लगभग इसकी हाइट हो जाती है। और अगर मतलब इन दोनों से ये प्रभावित होगा तो इसकी जो हाइट है वो लगभग लगभग आपको जो मिलेगी वो आपको मिलेगी 5 फुट 5 इंच या 5 फुट 6 इंच। इस तरीके से ये अपने जो है वो प्रभावित होती है। उसके बाद में है वातावरण। वातावरण की अगर अपने बात करें तो वातावरण अगर अपने स्वच्छ होगा, ठीक है, आसपास का जो वातावरण है वो जितना ही अच्छा होगा, साफ सुथरा होगा। और इसमें आपको वातावरण में आपको बताया था कि सामाजिक और भौतिक, तो ये जो चीज़ें अपने बताते हैं, ठीक है, तो इनका कहीं ना कहीं इस पे असर पड़ता है। अगर वातावरण अपना दूषित होगा तो अपने जो है विकास भी उचित ढंग से नहीं हो पाएगा और वृद्धि में भी जो है वो रुकावट आएगी। उसके बाद में शारीरिक गतिविधियाँ, फिजिकली एक्टिविटी जो करता है बच्चा। अब मान लो एक बच्चा तो है ग्राउंड में जाके फिजिकली एक्टिविटी करता है, ठीक है, तो उसका जो शारीरिक विकास है, शारीरिक वृद्धि और शारीरिक विकास है, वो बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है और वो एकदम से फिट है। उसके बाद में एक बच्चा है जो कभी ग्राउंड में जा ही नहीं रहा है और उसका जो शारीरिक वृद्धि है वो नहीं हो रही, ठीक है, तो वो हष्ट-पुष्ट नहीं है, तो उसको अपने अनफिट बोल सकते हैं, ठीक है, दुबला पतला होता है, अनफिट बोल दिया। उसके बाद में उसका जो विकास है, विकास तो वो धीरे धीरे थोड़ा बहुत करता है, मगर उसका जो ये फिट व्यक्ति है, फिजिकल एक्टिविटी करने वाला जो व्यक्ति है, उसका जो विकास और वृद्धि है, उसके आगे इस व्यक्ति की विकास और वृद्धि बहुत कम है। तो इसलिए अपने जो है वो फिजिकल एक्टिविटी भी विकास और वृद्धि को प्रभावित करती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इसका एग्ज़ाम में पूछा भी गया है। उसके बाद है पोषक तत्व। पोषक तत्व की अगर अपने बात करें कि जैसे मान लो आप कोई डाइट लेते हो, ठीक है, डाइट के द्वारा आप अपनी जो शरीर की शारीरिक वृद्धि है उसको कर लिया। उसके अलावा आपने मतलब जैसे अपने समाज की बात की थी, तो समाज
के अंदर जाते हो और फिजिकल एक्टिविटी करते हो और थोड़ा बहुत आपके अंदर आनुवंशिकता का भी वो गुण विकसित हो रहा है, तो इनके द्वारा आपका जो है वो विकास और वृद्धि जो है वो प्रभावित होते हैं। अगर आप उचित भोजन नहीं करते हो तो इसके द्वारा भी आपकी वृद्धि और विकास में बाधा आ सकती है। उसके बाद में है मनोवैज्ञानिक कारक। मनोवैज्ञानिक कारकों के द्वारा भी जो है वृद्धि और विकास प्रभावित होता है। मतलब इसके अंदर जैसे अपने बताते हैं कि अगर बच्चे की साइकोलॉजी पॉजिटिव है, ठीक है, तो उसका जो वृद्धि और विकास है वो पॉजिटिव होगा। अगर उसकी साइकोलॉजी नेगेटिव है कि हाँ मैं ये कर ही नहीं सकता या मेरे साथ ये घटना घटने वाली है, तो उसका मतलब जो है वो नकारात्मक विकास होता है, नकारात्मक वृद्धि होती है। वृद्धि उसकी होती नहीं है और नकारात्मक विकास की ओर वो जो होता है वो बिल्कुल लो आ जाता है। और अगर यही पॉजिटिव होता है तो ये बहुत ऊपर तक पहुंच जाता है। इसके बाद है संस्कृति व खान पान। खान पान की अपने बात कर ही ली पोषक तत्वों के अंदर। उसके बाद है संस्कृति। अपने जो आसपास के अंदर जो भी सिस्टम है अपने समाज में, ठीक है, उस संस्कृति के द्वारा, और अगर अपने कहीं भी जाके आते हैं, ठीक है, तो वहाँ की संस्कृति अपने से मिलती जुलती होती है। तो अपने मतलब चाहे अपने को हनुमानगढ़ ले जाओ, ठीक है, चाहे अपने को श्री गंगानगर ले जाओ और चाहे अपने को बीकानेर ले जाओ, तो अपनी जो संस्कृति मेल खाती है ना, तो इस मेल के द्वारा भी अपने जो है वृद्धि और विकास थोड़ा बहुत प्रभावित होता है। उसके बाद में आगे अपने चर्चा करते हैं प्रदूषण की। तो ये तो सीधी सी बात है कि जहाँ पे मतलब प्रदूषण होगा, ठीक है, जिस एरिया में प्रदूषण होगा वहाँ पे वृद्धि और विकास दोनों प्रभावित होंगे और इनमें जो आएगी वो नेगेटिव रूप से वो अपने प्रभावित करेगी। उसके बाद में बीमारी है। तो बीमारी कब फैलती है? जब अपने मतलब आसपास का जो वातावरण है वो प्रदूषित है, ठीक है, प्रदूषित वातावरण में रहते हैं या उचित अपने खान पान जो है वो अपने ढंग से नहीं करते, तो इस तरीके से अपने अंदर बीमारी आ जाती है। बीमारी के द्वारा भी जो अपने वृद्धि और विकास है वो प्रभावित होते हैं। उसके बाद में है रीति रिवाज। रीति रिवाज के द्वारा भी वृद्धि और विकास प्रभावित होता है, क्योंकि इसमें जो है आपको अभी पिछले पॉइंट में बताया था संस्कृति वाला, सेम वही है इसके अंदर। उसके बाद में आगे अपने चर्चा करते हैं वृद्धि और विकास की आवश्यकता व महत्व भी अपने लिए क्यों महत्व है, क्यों आवश्यक है। तो इसमें जो खिलाड़ियों की क्षमताओं व योग्यताओं का ज्ञान है, खिलाड़ी की क्षमता व योग्यताओं का ज्ञान कराने में ये जो है सहायक है। आपको पहले ही बता दिया था कि अपने आवश्यकता और महत्व, ठीक है, इन दोनों चीज़ों को एक साथ लेके चलेंगे, क्योंकि यही पॉइंट अपने को आवश्यकता में मिलेंगे, यही पॉइंट अपने को महत्व में मिलेंगे। तो अपने कंफ्यूज ना हो कि कौन सा किसका है, तो अपने हेडिंग लगा देंगे कि वृद्धि और विकास की आवश्यकता व महत्व। उसके बाद में सीधे पॉइंट दे सकते हैं खिलाड़ियों की क्षमताओं व योग्यताओं का ज्ञान। उसके बाद में है अगला पॉइंट बालक में वृद्धि व विकास के स्तर में बढ़ोतरी का ज्ञान। मतलब जो एक प्रशिक्षक है उसको पता होना चाहिए कि जो खिलाड़ी है या जो नॉर्मल शिक्षक है उसको ये पता होना चाहिए कि जो विद्यार्थी है उसका जो वृद्धि और विकास का जो स्तर है, उसका विकास स्तर किस तरीके का है। मतलब उसको शुरू से अपने किस तरीके से कराना है। आपको पहले भी बताया हुआ है क्लास में कि बालक को पहले अपने क्या कराना है, निम्न स्तर उसका क्लियर करना है, जिसको अपने बोलते हैं बेस। आज की क्लास में भी इसका आपको बताया है कि बच्चे का पहले बेस क्लियर होना चाहिए, उसके बाद में उसको धीरे धीरे आगे लेके जाना चाहिए। उसके बाद में अगला जो कारक है वो है बालकों की समस्याओं का निवारण। मतलब बालकों का जो विकास होता है, ठीक है, वृद्धि और विकास का अगर शारीरिक शिक्षक को पता है या उसके अलावा जो सामान्य शिक्षक है उनको पता है
कि किस तरीके से मतलब बालक का विकास और वृद्धि अपने कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी कौशल को डेवलप करने के लिए किस तरीके से अपने कर सकते हैं, तो उनकी समस्याओं का निवारण करने का तरीका जो है उनको दूर किया जा सकता है। उसके बाद है राष्ट्रीय विकास में भागीदारी का निर्धारण। मतलब जो नेशनल डेवलपमेंट है उसके अंदर भागीदारी का निर्धारण किसके द्वारा होता है? विकास और वृद्धि के द्वारा होता है। अगर किसी बच्चे का विकास पॉजिटिव तरीके से हो रहा है तो अपने बता सकते हैं कि ये जो है राष्ट्रीय विकास की भागीदारी बहुत अच्छे तरीके से करेगा। और किसी बच्चे का नेगेटिव रूप से हो रहा है, कभी नेगेटिव है कभी पॉजिटिव है और कभी नेगेटिव है, तो उसका पता है कि ये भागीदारी तो देगा, मतलब कभी भागीदारी ऊपर की ओर लेके जाएगा तो कभी उसको नीचे लेके आएगा, कभी ऊपर लेके जाएगा कभी नीचे लेके आएगा। इस तरीके से मतलब ये एक वेन आरेख सा बन जाता है। उसके बाद में आगे अपनी चर्चा करते हैं वृद्धि व विकास के सिद्धांत। अब अपने बात करते हैं सिद्धांतों की, मतलब जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। निरंतरता का सिद्धांत। निरंतरता के सिद्धांत के अंदर क्या होता है कि बालक आयु के साथ निरंतर रूप में वृद्धि और विकास प्राप्त करता है। इसमें क्या होता है कि आयु के साथ साथ जो है वृद्धि और विकास को प्राप्त करता रहता है निरंतर रूप से। उसके बाद में विकास क्रम का सिद्धांत। इसके अंदर जो है गामक क्रिया तथा भाषा का क्रम रूप में विकास होता है। मतलब एक कर्म के रूप में विकास होता है गामक योग्यताओं के द्वारा भी और भाषा के रूप में भी। तो इसमें जो गामक योग्यता है वो आपको पहले वाली क्लास में बता दी थी, 5 प्रकार की होती हैं। पहले वाली क्लास देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल देंगे। उसके बाद में विकास दिशा का सिद्धांत। विकास सिर से पैर की दिशा में होता है। मतलब जो विकास सबसे पहले जैसे गर्भावस्था में जब गर्भधारण होता है तो उसके अंदर जो है वो सबसे पहले सिर का निर्माण होता है, अर्थात मस्तिष्क का निर्माण होता है। उसके बाद में धीरे धीरे मतलब उसके जो अदर जो भी अंग है वो बनने शुरू हो जाते हैं, तो अंत में जाके वो पैर पे समाप्त होता है। तो इस तरीके से मतलब दिशा मतलब पहले सिर से शुरू होगा और पैरों पे जाके खत्म होगा। उसके बाद में है समान प्रतिमान का सिद्धांत। प्रत्येक प्रजाति अपनी विशेषता के अनुसार विकास के समान प्रतिमान को प्राप्त करती है। मतलब इसके अंदर प्रतिमान समान प्रतिमान मतलब जो भी प्रजाति है, अब जैसे मनुष्य प्रजाति है एक, ठीक है, इसके अंदर जो विकास और वृद्धि होगी वो मनुष्य के अकॉर्डिंग होगी, न कि पशुओं के अकॉर्डिंग होगी। जो पशु प्रजाति है उसके अंदर इनके अकॉर्डिंग होगी, न कि मनुष्य के अकॉर्डिंग होगी, इस तरीके से। उसके बाद है विकास और वृद्धि की गति की भिन्नता का सिद्धांत। मतलब गति की भिन्नता का सिद्धांत। अब गति की भिन्नता मतलब विकास की जो गति है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है, और उसके अलावा वृद्धि जो है वो एक निश्चित सीमा तक चलती है। इस तरीके से इनकी गति की भिन्नता का सिद्धांत भी ये हो गया। उसके बाद में परस्पर संबंध का सिद्धांत। मतलब शारीरिक परस्पर संबंध। शारीरिक, उसके अलावा मानसिक, मानसिक के साथ साथ भावनात्मक, को जो है वो सभी ये जो तीनों हैं, इन तीनों का मतलब एक विशेष रूप में सभी का एक साथ मतलब अपने बोल सकते हैं कि संयुक्त रूप में, संयुक्त रूप में विकसित होते हैं। उसके बाद में है व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत। अब व्यक्तिगत भिन्नता अपने स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता होती है होती है होती है, मतलब क्या होती है व्यक्तिगत भिन्नता। अब मान लो कि मैं मेरी बात करूं भी, ये लो कि आपके ये सर है शुभम सर, उसके अलावा आप दूसरी बात करते हैं कि दूसरे आपके सर हैं मंजीत सर, ठीक है, आपको एग्जांपल दे रहे हैं मंजीत सर और शुभम सर का। तो
इनमें जो है इनका जो विकास है वो धीरे हो रहा है, ठीक है। और मंजीत सर का जो विकास है वो तेज अर्थात स्पीड से हो रहा है। और इसके अलावा अपने बात करते हैं कि इनकी जो शुभम सर की वृद्धि है वो तेज हो रही है, स्पीड से हो रही है, ठीक है। और मंजीत सर की वृद्धि की बात करें तो इनकी मतलब जो है वो धीरे हो रही है। तो मतलब हर एक व्यक्ति के अंदर जो है वो अलग अलग भिन्नता पाई जाती है, जिसको अपने व्यक्तिगत भिन्नता बोलते हैं। तो ये दो व्यक्तियों में अलग अलग पाई जाती है। उसके बाद है अंतःक्रिया का सिद्धांत। अब इसके बारे में अपने चर्चा करते हैं कि अंतःक्रिया क्या है। अब अपने बात की थी व्यक्तिगत भिन्नता की, ठीक है। व्यक्तिगत भिन्नता के बाद में अपने बात कर रहे हैं अंतःक्रिया की। अंतःक्रिया का सिद्धांत क्या बोलता है कि इसमें बालक जो है वो आनुवंशिक मतलब वंशानुक्रम अर्थात हेरेडिटी, तो इसके गुण, ठीक है, और वातावरण का जो प्रभाव है, जो इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है और हेरिडिटी के जो भी गुण है उनका जो है वृद्धि और विकास को प्राप्त करता है। मतलब इसके जो गुण हैं उनके अकॉर्डिंग उसकी जो है वो वृद्धि हो रही है और वातावरण के कारण उसका विकास जो है वो प्रभावित होता है। और अगर उसको वातावरण अच्छा मिलेगा तो उसका विकास भी अच्छा होगा। तो इस तरीके से अंतःक्रिया का सिद्धांत भी अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इसमें आपको मैं बता देता हूँ कि अपने लिए ज़्यादा बेटर कौन कौन से। एक तो आपको निरंतरता का सिद्धांत याद रखना है। उसके बाद में है जो व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, अपने स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं। विकास दिशा का सिद्धांत है और उसके अलावा अंतःक्रिया का जो सिद्धांत है। ये चार सिद्धांत जो है वो आपको मोस्ट रूप से याद रखने हैं। उसके बाद में अपने बात करते हैं विकास की प्रमुख अवस्थाएं, वृद्धि और विकास की प्रमुख अवस्थाएं, इनके बारे में अपने चर्चा करते हैं। विकास की जो पहली अवस्था है गर्भावस्था, ठीक है। गर्भावस्था की बात करें तो इसका जो समय है वो क्या होता है, जन्म से कितने वर्ष तक होता है, 6 वर्ष तक होता है। इसमें क्या होता है, शिशु जो होता है उसकी जो मानसिक क्रियाएं होती हैं जैसे ध्यान, कल्पना, इनमें मतलब बहुत स्पीड से जो है वो विकास होता है। इसके अलावा जन्म से 6 वर्ष का टाइम दिया गया है और जन्म से 3 वर्ष तक जो है इसकी जो हड्डियाँ होती है जिसको अपने बोन बोलते हैं हड्डियों को, ठीक है। तो बोन में जो वृद्धि होती है वो बहुत ही स्पीड से 3 वर्ष तक होती है। तो इस तरीके से ये गर्भावस्था हो गई, जिसका आपको ये नहीं पूछेगा कि इसके अंदर क्या होता है, आपसे इतना पूछेगा कि गर्भावस्था का समय बताइए, तो आपने ये समझ याद रखना है। उसके बाद में दूसरी अवस्था है शेषवावस्था। शेषवावस्था की बात करें तो शेषवावस्था में जो है इसका समय, अभी जैसे अपने चर्चा कर रहे थे शेषवावस्था की, ठीक है। तो शेषवावस्था जो है वो इसी के साथ साथ अपने पढ़ी जाती है, क्योंकि गर्भावस्था कब होती है, गर्भ धारण करने के बाद में जन्म तक होती है। और अपने इसको पढ़ा है जन्म से 6, तो इसके अंदर जो है वो शेषवावस्था भी इसके अंदर ही आ जाती है। उसके बाद में जो है इसका 3 प्रकार से इसको बताया जाता है शेषवावस्था को। वो 3 प्रकार कौन कौन से है, नंबर 1 है पूर्व शेषवावस्था। पूर्व शेषवावस्था की जो उम्र है वो है 0 से 2 वर्ष। उसके बाद में मध्य
मध्य शैशवावस्था की जो उम्र है वो है 2 से 4 वर्ष। उसके बाद में है उत्तर। जो उत्तर की एज है वो है आपकी 4 से 6 वर्ष। तो इस तरीके से ये मतलब शैशवावस्था और गर्भावस्था दोनों साथ में अपने को करनी है। उसके बाद में आती है अपने बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अगर अपने बात करें तो बाल्यावस्था का जो टाइम पीरियड है वो है 6 से 12। बाल्यावस्था की अपने बात कर रहे हैं तो बाल्यावस्था में जो है वो 6 वर्ष से 12 वर्ष का जो है वो टाइम होता है। अब इसमें भी जो पूर्व है वो है 6 से 8, मध्य है 8 से 10 और उत्तर है जो वो 10 से 12 वर्ष तक होता है। इसमें जो है नैतिक गुण और सामाजिक गुण विकसित होते हैं। किस में होते हैं? बाल्यावस्था में नैतिक व सामाजिक गुण जो है वो विकसित होते हैं। उसके बाद में किशोरावस्था। किशोरावस्था की अगर अपने बात करें तो ये है 13 से 18 वर्ष तक। 13 से 18 और कुछ जगह इसको मतलब 12 से 18 भी मान लिया जाता है। ये अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार है। तो उसमें अपने बात कर रहे हैं 13 से 18 की, ठीक है। तो इसका जो आपको वर्णन मिलता है वो मिलता है स्टैनले हॉल है, ठीक है, किशोरावस्था के लिए स्टैनले हॉल हल की पुस्तक है। पुस्तक का नाम क्या है? एडोलसेंस। ये इनकी पुस्तक है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने जो बताया है वो 13 से 18 वर्ष बताई है। इसके अंदर कल्पना, सोचना समझना, तर्क शक्ति का विकास होता है। उसके बाद में अपने बात करते हैं युवावस्था की। युवावस्था की अपने बात करते हैं। इसकी जो एज है युवावस्था की ये है 19 से 35 वर्ष तक, ठीक है। उसके बाद में इसके अंदर जो है शारीरिक क्रियाशीलता, क्या क्या चीज़ होती है? शारीरिक क्रियाशीलता और इसके अलावा जो अपने शक्ति होती है, पावर, इसका जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से मतलब उच्चतम विकास होता है। और इसके अंदर प्रतिक्रिया करनी शुरू कर देता है बच्चा और योग्यता हासिल करने लग जाता है अलग अलग तरीके से। और सोचने समझने की जो शक्ति है उसमें अच्छे रूप से विकास होता है। उसके बाद में है अपने प्रौढ़ावस्था। प्रौढ़ावस्था की जो है वो 35 से लेके आगे तक, जब तक वो जीता है। इसी के अंदर मतलब जैसे कई मनोवैज्ञानिकों ने माना है इसको 35 से 40 और 40 के बाद में जो है वो उन्होंने वृद्धावस्था शुरू कर दी है। तो इस तरीके से अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अलग अलग तथ्य है। तो अपने प्रौढ़ावस्था तक अपने जो फिजिकल एजुकेशन की लाइन है उसके अंदर अपने प्रौढ़ावस्था तक पढ़ना है अपने को। तो इसमें जो अपने लिए सबसे महत्वपूर्ण है, एक तो गर्भावस्था और शैशवावस्था होगी, ठीक है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। उसके बाद में अपने हैं
बाल्यावस्था के अंदर यही पूछा जाता है कि बाल्यावस्था के अंदर जो अपने खिलाड़ी है या विद्यार्थी है उसके कौन से गुणों का विकास होता है। तो गुणों का जो है वो नैतिक और सामाजिक गुणों का विकास होता है। उसके बाद में आपको याद रखना है युवावस्था। युवावस्था के अंदर जो है वो प्रतिक्रिया योग्यता और सोचने समझने की शक्ति और शारीरिक क्रियाशीलता का जो है उच्चतम विकास होता है। तो अभी तक जिन्होंने इस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और इसके बाद में आपको बताया हुआ था कि अपने चर्चा करेंगे एक टेस्ट की। अपने 3-4 टॉपिक हो गए हैं, अब अपने टेस्ट करेंगे। तो जिस भी साथी को यह पीडीएफ चाहिए वो शुरू में जो नंबर दिया गया है वीडियो में उस पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकता है। धन्यवाद।